बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर घमासान जारी। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का आखिरी दिन है और इसी के साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। शाम के 4 बजे प्रधानमंत्री सदन में अपना जवाब देंगे। इसके बाद वोटिंग हो सकती है। बहुमत के लिए सदन में मौजूद सदस्यों में 50% से एक अधिक होना चाहिए। बीजेपी की लोकसभा में 303 सदस्य हैं। सहयोगियों को मिलाकर आंकड़ा 333 का होता है। वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने भी समर्थन का वादा किया है। कांग्रेस के 51 सदस्य हैं। आईएनडीआई गठबंधन को मिलाकर सांसदों की संख्या होती है 143। देखिए, संख्या बल की अगर बात करें तो यह तो तय है कि अविश्वास प्रस्ताव डेफिनेटली गिरेगा। लेकिन जो कोशिश विपक्ष ने की थी कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, बार बार विपक्ष इसी बात की बार बार तस्दीक भी कर रहा है कि हम चाहते थे कि पीएम मोदी मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़ें। तो एक तरफ जहां विपक्ष इसे अपने लिए अचीवमेंट के तौर पर देख रहा है कि हमने आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को मजबूर कर दिया कि आपको मणिपुर पर बात करनी होगी और जैसा हम चाहते हैं उस लिहाज से बात करनी होगी, आपको विस्तार से जवाब देना होगा। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर लगातार चर्चा जारी है। तीसरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब प्रधानमंत्री मोदी देंगे। इससे पहले आपने कई केंद्रीय मंत्रियों के जवाब सुने और कल जिस तरीके शाम को गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया उससे क्लियर हो गया कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी को भी कल आपने अविश्वास प्रस्ताव पर सुना और देखिए, अविश्वास की लड़ाई, एनडीए का जोश इस वक्त है कैसे हाय। मणिपुर हिंसा पर राहुल का अटैक, स्मृति ईरानी ने इसका करारा जवाब दिया। फिर शाह ने ट्रेलर दिखाया और आज मोदी पूरी की पूरी पिक्चर दिखाएंगे। तो आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि आज के दिन कितना ज्यादा खास है। देखिए, आपको याद होगा कि मॉनसून सत्र के आगाज के साथ ही जमकर बवाल होना शुरू हो गया संसद के अंदर। बवाल था मणिपुर मामले पर। विपक्ष बार बार ये जवाब मांगता रहा कि मणिपुर पर विस्तार से जवाब आपको देना होगा और जवाब गृह मंत्री नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और जब उसमें कामयाबी नहीं मिली तो विपक्ष लेकर आया विश्वास प्रस्ताव। देखिए, एक नजर में जानिए जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका भी जिक्र कर लेते, क्योंकि क्विट इंडिया के जरिए आप ये भी क्लियर कर दिया गया कि आगे किस तरीके से जो बीजेपी है वो अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करने वाली है और आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। देखिए, जाहिर सी बात है, कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने खूब जमकर विपक्ष के ऊपर हमला बोला, खूब तंज कसा, उससे एक बात तो क्लियर है कि आज भ्रष्टाचार पर, एक बार फिर से परिवारवाद पर, तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला भी बोला जाएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। ट्रेलर में ये बातें क्लियर हो चुकी है कि विपक्ष को किन किन मसलों पर घेरा जाएगा। आपने स्मृति देखिए, पहले राहुल गांधी को जब आपने सुना, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि हिंदुस्तान में मेरी मां की हत्या हुई है, मेरे 2 मां हैं, और खैर वो जो हिस्सा था हत्या वाला उसको हटा दिया गया संसदीय कार्रवाई से। लेकिन फिलहाल की अगर बात करते हैं तो आप इसको इस लिहाज से भी समझ सकते हैं कि तुरंत राहुल गांधी के बाद स्मृति ईरानी मोर्चा संभालती हैं और जवाब देते हुए खूब लगभग 1 घंटे तक स्मृति ईरानी बोलती हैं और सिख दंगे, मुरादाबाद दंगे से लेकर तमाम नरसंहारों का जिक्र करते हुए वो ये कहती हैं कि इनके खुद के हाथ खून से सने हैं। ये आरोप भी आपने देखा। अब साथ ही अब देखिए, नंबर की अगर बात करते हैं, 333 का आंकड़ा है एनडीए के पास में और आईएनडीए के पास में है 143, 64 है संभावित तौर पर। अब देखिए, ये तो क्लियर है कि लोकसभा सदन के अंदर बहुमत का आंकड़ा है और जब राज्यसभा की बात करते हैं यानी जब ऊपरी सदन की बात करते हैं तो यहां पर भी बीजेपी ने अपना पूरा नंबर गेम सेट कर लिया है। तो ये तो तय है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। लेकिन जो कोशिश विपक्ष की ओर से की गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी इस विषय पर बोले, आज प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे। लोकसभा में शाम 4 बजे जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी मणिपुर के मामले पर जवाब दिया था कि हमारी लगभग 6-6.5 साल की इस सरकार के अंदर ना कभी कर्फ्यू लगा और ना कभी भी वहां पर उग्रवादियों का कोई भी किसी तरह का हिंसा फैलाने का जो भी प्रयास था वो कामयाब हो पाया। और इस पूरे मामले में भी हमारी सरकार ने लगातार काम किया। लोकसभा में अब शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे और देखिए, बड़े अटैक जो हो सकते हैं इसका जिक्र हमने किया कि न्यूज़ क्लिक मामले पर हो सकता है, भ्रष्टाचार पर हो सकता है, तुष्टीकरण की राजनीति पर हो सकता है, परिवारवाद पर हो सकता है। प्रस्ताव के मकसद पर ये वो विषय हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री मोदी का अटैक हो सकता है। तुष्टीकरण का जिक्र देखिए, क्विट इंडिया के जरिए जो क्विट इंडिया मूवमेंट रहा उसके 81 साल पूरा होने के मौके पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का वो जो बयान जारी हुआ उससे बड़ा क्लियर हो गया कि किन विषयों पर कांग्रेस की घेराबंदी होगी। तुष्टीकरण पर, भ्रष्टाचार के मामले में, और कल स्मृति ईरानी को भी आपने सुना, गृह मंत्री अमित शाह को भी सुना, सभी ने खासतौर पर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मामले पर घेरा, तुष्टीकरण के मामले पर घेरा, परिवारवाद के मामले पर घेरा, दंगों के मामले पर घेरा। उनकी सरकार में वो दंगों का जिक्र किया गया।
और देखिए शाम के 4 बजे एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य रखेंगे, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर मुद्दा भी उठाया और अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस को घेरते हुए पूर्व पीएम चंद्रशेखर का भी जिक्र किया। देखिए, जवाहरलाल नेहरू सरकार की एक भूल थी। धारा 370 5 अगस्त 2019 और 6 अगस्त को इस महान सदन ने धारा 370 को समाप्त किया। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर से 2 झंडे चले गए, 2 संविधान खत्म हो गए और संपूर्ण रूप से कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मान्यवर नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। कांग्रेस ने 30 साल तक कोई सरकारों को चलने नहीं दिया। चंद्रशेखर जी को सबसे पहले चरण सिंह जी को समर्थन दिया, सरकार, फिर चंद्रशेखर को समर्थन दिया, सरकार, देवगौड़ा को समर्थन दिया, सरकार। इनकी फितरत मान्यवर अस्थिरता है। मोदी जी ने, एनडीए ने, भाजपा ने देश को स्थिर शासन दिया है, इसलिए देश विकास मान्यवर। तो देखा आपने, कांग्रेस का धोखा गिना रहे हैं कि चंद्रशेखर को देवेगौड़ा का समर्थन दिया, फिर सरकार गिरा दी। कश्मीर का जिक्र गृह मंत्री ने किया कि देखिए कश्मीर में धारा 370-35 से हटाकर हमने कैसे पूर्ण रूप से देश का बनाने का काम किया है कश्मीर को। और देखिए मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जवाब दिया, साथ ही राजनीति ना करने की नसीहत भी दी। मणिपुर की बात करना चाहिए। ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। मान्यवर, देश भर की जनता के सामने फैलाई गई है कि यह सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। मैं आज भरे सदन के अंदर आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सदन आहूत भी नहीं हुआ था। मैंने पत्र लिखकर अध्यक्ष जी से मांग की थी कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, इसमें समय मर्यादा मत बनाइए। और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, हमें सुनना पड़ेगा। मान्यवर, 6 साल से, करीब 6.5 साल से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तब से 3 मई तक एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डालना पड़ा। और देखिए मणिपुर को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार पूरे नॉर्थ ईस्ट को जलाने की कोशिश करे, जिसका जवाब दिया केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने। देखिए, आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। और देखिए मणिपुर राहुल गांधी के भाषण के केंद्र में था। राहुल गांधी ने मणिपुर पर केंद्र सरकार को घेरा तो जवाब स्मृति ईरानी ने दिया। देखिए, दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मणिपुर पे चर्चा करने के लिए बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री ने गुहार लगाई, बार बार देश के गृह मंत्री ने कहा
हमारे श्रद्धेय राजनाथ जी ने भी कहा कि आप मणिपुर पे सदन पर चर्चा कीजिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, भागे ये। देखिए लगातार हमला किया जा रहा है इसी तरीके से। आपने तस्वीरों को देखा, राहुल गांधी ने हमला बोला, उनके केंद्र में मणिपुर था, उनकी तमाम बातों के केंद्र में मणिपुर था। स्मृति ईरानी ने कहा कि हम तो तैयार थे, बातचीत से भागे ये। हमारे हर मंत्री ने कहा कि हम तैयार हैं मणिपुर पर बात करने के लिए। राजनाथ सिंह का जिक्र भी वो करती हैं कि उन्होंने भी कहा, लेकिन भागे ये। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमले पर हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने कल अपना वक्तव्य रखा तो उन्होंने बार बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में पहले केरोसिन छिड़का, फिर उन्होंने आग लगा दी, चिंगारी लगा दी। उसके जवाब में किरण रिजिजू खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नॉर्थ ईस्ट में आज जो हालात है वो इनके पैदा किए हुए हालात हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दो टुक ये कह दिया कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और देखिए आज लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे अविश्वास प्रस्ताव पर। पीएम मोदी आज देंगे जवाब शाम के 4 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सदन में जवाब देंगे। 26 जुलाई को विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था और उसके बाद अब इसी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा लगातार चल रही है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं, बात प्रधानमंत्री मोदी के आज के होने वाले भाषण पर। अविश्वास प्रस्ताव में आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण शाम के 4 बजे होगा। लेकिन इस दौरान में प्रधानमंत्री मोदी किन बड़े विषयों पर हमला कर सकते हैं विपक्ष के ऊपर, जरा वो देखिए। प्रस्ताव के मकसद पर सबसे पहला जो हमला हो सकता है वो हो सकता है प्रस्ताव के मकसद पर। दूसरा INDI गठबंधन पर। तीसरा परिवारवाद पर हमला होगा, यह तय माना जा रहा है। तुष्टीकरण पर, भ्रष्टाचार पर और तो और न्यूज क्लिक मामले पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हमला कर सकते हैं। तो ये वो विषय हैं जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। हालांकि मणिपुर पर भी वो बात रखेंगे, देश में उनकी सरकार ने क्या काम किया वो उपलब्धियां भी गिनवाई जाएंगे। लेकिन विपक्ष को किन विषयों पर आज घेरा जा सकता है, ये वो पॉइंटर्स आपके सामने है कि ये वो विषय रहेंगे जिस पर विपक्ष को घेरा जा सकता है। क्योंकि तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अब तक इन्हीं विषयों के इर्द गिर्द विपक्ष को घेरा है। अब देखिए प्रस्ताव के मकसद पर, INDI गठबंधन पर, परिवारवाद पर, तुष्टीकरण पर, न्यूज क्लिक मामले पर, भ्रष्टाचार पर। आप राहुल गांधी के बाद अगर संबोधन की बात करते हैं तो आप चाहे भाषण स्मृति ईरानी का सुने, चाहे आप किरण रिजिजू का सुने, चाहे अमित शाह का सुने, आपने इन तमाम बड़े नेताओं का जब भाषण सुना तो उसमें एक बात तो स्पष्ट थी कि यह क्लियर हो गया था कि उसमें तुष्टीकरण पर हमला बोला गया, भ्रष्टाचार पर हमला बोला गया, परिवारवाद पर हमला बोला गया। और देखिए अब फैक्ट्स की बात करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े फैक्ट्स की अगर बात करें, 1963 में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। वो कौन सा सन था? 1963 जब पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यह अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। और देखिए चीन युद्ध के बाद में नेहरू सरकार के खिलाफ में यह जो प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव वो लाया गया था। चीन युद्ध के बाद नेहरू सरकार को उसका सामना करना पड़ा। फिर इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव आए। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव आए। इसी तरीके से देखिए अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया। और इसके साथ ही देखिए यह बात भी जान लीजिए कि 1967 और 1992 में अटल जी ने जिन 2 प्रस्ताव का जिक्र किया कि 2 बार वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, वो 67-92 में अविश्वास प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। वाजपेयी सरकार के खिलाफ में भी 2003 में जब उनकी सरकार थी अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। उस दौरान में भी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। वोटिंग में सबसे करीबी जो जीत रही वो थी नरसिम्हा राव सरकार की। नरसिम्हा राव सरकार की बहुत करीबी से जीत हुई और यहां पर सरकार बच गई। मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया। सीपीआईएम के ज्योतिर्मय बसु सबसे ज्यादा 4 बार वो प्रस्ताव लेकर आए। इतना ही नहीं, देखिए इनकी ये बात होती है कि 4 बार ये प्रस्ताव लेकर आए। ज्योतिर्मय बसु सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, 4 बार उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव। और देखिए अविश्वास प्रस्ताव का है क्या प्रोसीजर, कोई भी सांसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। उसके लिए उसके अलावा 50 और सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। 50 और अगर सांसद उसका समर्थन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हो जाता है। लेकिन जैसा सभी मानकर चल रहे थे कि लोकसभा में वैसा ही नजारा नजर भी आया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान में जब केंद्रीय गृह मंत्री बोले तो जमकर गरजे। उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब तो दिए ही, साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। अमित शाह ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने धुआंधार पारी खेली और सिक्सर पर सिक्सर लगाए। उन्होंने सरकार का जोरदार पक्ष रखा तो विपक्ष पर जमकर हमले किए। अविश्वास प्रस्ताव पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब से आजाद हुए हैं तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए, लेकिन इस बार अविश्वास भ्रांति पैदा करने के लिए लाए गए। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। ये एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है न सदन को अविश्वास है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को मिटाया, लेकिन परिवारवाद और तुष्टीकरण अब भी दिखाई दे रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया। कोई सरकारें कई सालों तक चलती है, कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण्ण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2, 3, 4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। राहुल गांधी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस सदन में एक ऐसे नेता हैं जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया और वो 13 बार फेल हुए हैं। उन्होंने कलावती नाम की महिला का जिक्र करते हुए भी सवाल पूछे। इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था।